तो चलिए देखिए, वर्णों के उच्चारण स्थान के करने से पहले हम वर्ण विचार पढ़ लेते हैं। क्या? वर्ण विचार पढ़ लेते हैं। उस वर्ण विचार में देखिए क्या है भाषा। पहले आप ये समझिए भाषा किसको कहते हैं, क्योंकि जो एकदम अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारण वाणी को भाषा कहते हैं। अर्थात जैसे हम बोल रहे हैं, उच्चारण किए, वर्णों का उच्चारण किए, सार्थक रूप से किए, व्यक्ति द्वारा किया गया उच्चारण वाणी को भाषा कहते हैं। अर्थात व्यक्तियों के द्वारा उच्चारण वाणी को भाषा कहते हैं। दिमाग में ये बात बैठा लीजिए आप, ठीक है। भाषा कंप्लीट। उसके बाद वर्ण का प्रयोग। तो देखिए, वर्णों का प्रयोग ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। अर्थात वर्ण का प्रयोग हम सब किस लिए करते हैं, तो वह ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह दोनों के लिए किया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर वर्णों का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तब आप बोलिएगा क्या वर्ण का प्रयोग ध्वनि चिन्ह या लिपि चिन्ह दोनों के लिए होता है। और इस प्रकार की वर्ण भाषा को मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा दोनों रूपों में प्रतीक की जाती है। जैसे भाषा दो हो गया, एक लिखित, जो हम लिख दिए उसको लिखित भाषा, जो बोल दिए उसको मौखिक भाषा, ठीक है। तो भाषा दो हो गया। अक्षर किसको कहते हैं सर, तो क्या कह रहा, किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह को उच्चारित न्यूनतम इकाई को अक्षर कहते हैं। कोई भी चीज, जैसे कलम, जैसे क्या बोलिए कलम, तो ये एक अक्षर बन गया, क्योंकि जो यहाँ पर वर्णों के क्या न्यूनतम, इस पे फोकस करना है। न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। एक जो ध्वनि समूह निकला उसको एक न्यूनतम कम समय इकाई को क्या कहें, अक्षर कहते हैं। अक्षर का उच्चारण वायु के एक झटके के साथ होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अक्षर कंप्लीट। वर्णमाला, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। एकदम एग्जाम एकदम नजदीक है, 1 महीने के बाद एग्जाम है, पॉइंट्स को एकदम फास्टली खींचना है। बस एक बार ही हम बोल करके निकलेंगे और आपको उसको कैप्चर कर लेना है। अगर नहीं तो फिर वीडियो को रोक करके या उसको पीछे करके दोबारा सुनिए। लेकिन हम काफी फास्ट चलने वाले हैं, क्योंकि एकदम टारगेट फिक्स है कि आपको 400 प्लस नंबर पहुंचा देंगे। वर्णों के समूह को क्या वर्ण माला कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन ध्वनि का उच्चारण स्थान हवा बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे स्वर कहते हैं। मतलब जिस ध्वनि के उच्चारण में हवा, जो शब्द बोलते समय ना हवा है जो अंदर से बाहर निकले बिना रुकावट के, जैसे बोलो क ख, जो है मतलब उस समय जो हवा है वो बिना ऊंचा अ आ ई ऊ, देख रहे हैं। जब ये वर्ण हम बोल रहे हैं का खा का वाला बोलेंगे तो जरी रुकेगा भी। पहले यही चीज समझ लीजिए, पूरे बोलते समय जैसे आ ई ऊ अगर बोल रहे तो यहाँ डायरेक्ट हवा है जो कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, उसको हम सब क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, स्वर। स्वर के देखिए यहाँ 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, जिन स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई, बोलिए नहीं तुरंत निकल गए, अ ई, तो ये है जो ह्रस्व स्वर है। अब फिर आते हैं दीर्घ स्वर को। तो जिन स्वरों के उच्चारण क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे अ बोलने में काफी आसान था, ई बोलने में काफी आसान। अब बोलिए आ बोले तो ऐसा नहीं लग रहा कि अ से ज्यादा समय लगा बोलने में, इसीलिए दुगना समय लगा, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर। फिर दीर्घाई ई, तो एक नहीं थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कह दिए। फिर आते हैं व्यंजन। फिर आते हैं किस पर, व्यंजन। जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेने पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिन वर्ण को उच्चारण में स्वर की सहायता लेने पड़े उसे जो हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। जैसे यहां देख लीजिए, जैसे क, देखिए ये जो क बना हुआ है बाबू, वो आधा क और अ मिल करके बना है। ख भी जो बना है वो ख और प्लस अ मिल करके बना है, ठीक है। ग, तो ये भी जो है वो ग और प्लस अ मिल करके बना है। फिर यहाँ देखिए च जो है वो भी है जो च और अ मिल करके बना है। तो ये सब क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा, व्यंजन। तो व्यंजन किसको कहें, जो स्वर्ण की सहायता ले उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या दिया गया, व्यंजन गुच्छ किसको कहते हैं। व्यंजन गुच्छ किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ एक
श्वास के झटके से बोली जाती है उसे व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जैसे क्यारी, स्मरण, क्यारी, स्मरण, ये सब क्या व्यंजन गुच्छ है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यंजन को एक साथ एक झटके से बोला जाए उसी को हम सब व्यंजन गुच्छ कहते हैं, क्यारी और स्मरण। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है, अंतस्थ व्यंजन। क्या, अंतस्थ व्यंजन, जीर्ण वर्णों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, ओष्ठ आपस में हल्का स्पर्श करते हैं उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये सभी है जो अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। फिर देखिए एक शब्द और आता है यहाँ बाबू, क्या आता है, बलाघात। जिस शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसी को बलाघात कहते हैं। जैसे करण और कमल में क्रमशः क और म पर क्या पड़ रहा, बलाघात दिया जा रहा है, और र तथा म पर बलाघात है। अर्थात कलम में और किस में, कलम और करण में क्रमशः क और म, कलम तक क पर ज्यादा दिया जा रहा, करण, करण, करण में क पर दिया जा रहा, और कमल, कमल में म पर बल दिया जा रहा, अतः र और म बलाघात होगा। अतः र और म क्या होगा, बलाघात होगा। कभी कभी पूरे शब्दों पर बलाघात होती है, कभी कभी पूरे शब्द, जिस शब्द के बोलने पर ज्यादा बल लगे, जैसे कलम तो क पर ज्यादा ना बल लग रहा, इसलिए कलम होगा बलाघात। जैसे मोहन तो म पर ज्यादा लग रहा, इसलिए मोह, तो जो म है वो बलाघात होगा। फिर आइए अल्प प्राण, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा श्रम लगाना पड़ता है, जिसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे अल्प प्राण बोलते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व अल्प तुरंत नहीं बोल के निकल जाते, य, र, ल, व, यह है जो वो क्या है, अल्प प्राण है। क्या है, अल्प प्राण है। उसके बाद आगे आगे आइए, जैसे यहाँ क्या दिया, क्या है, महाप्राण है। तो जिस व्यंजन के उच्चारण में अधिक परिश्रम लगता है, जिसे हकार की ध्वनि निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण या स, स, ह है जो महाप्राण है। जैसे ख, ग, घ, तो इस पर ज्यादा बल लगावे पड़ रहा सर, इसलिए महाप्राण हो गया। फिर एक होता घोष वर्ण, तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर, स्वरतियां का झंकार उत्पन्न होता है, उसे हम सब घोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा एवं चौथा एवं पांचवा य, र, ल, व, ये सब सभी घोष वर्ण है। फिर क्या हुआ, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहेंगे, जिन वर्णों, जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, उसे अघोष वर्ण कहेंगे। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद हम सब चलते हैं उच्चारण स्थानों पर। कौन से उच्चारण स्थानों पर, अर्थात जो उच्चारण स्थान है कि क, ख, ग, घ वगैरह जितने भी वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ है। जैसे अक्सर देखिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली जब इसको हम किताब से देख करके रटे हुए रहते हैं तो उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बट यहाँ हम सब इमेज देख करके उसकी स्टडी करने वाले हैं, जो कि एक बार अगर वो दिमाग में बैठ गई ना इमेज, तो कभी डिलीट होने वाली नहीं है और एग्जाम में परफेक्ट एकदम नंबर उठेगा यहीं से। तो आप अब जुड़ चुके हैं हम आपके साथ अब हिंदी के टॉपिक्स के साथ, तो बने रहिए लगातार टॉपिक्सों पर। और साथ ही जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो भी लास्ट में करवा दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि हमने पूरे डीपली पढ़ लिया और ऑब्जेक्टिव क्या पूछेंगे सर, कैसे पूछेंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन इससे पहले पूछे गया था, जो भी नहीं पता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में दे दिया जाएगा, इसी से कि प्रश्न कैसे बनते हैं। इससे पहले जस्ट 5 मिनट समय आप हमें दे दीजिए कि पहले हम इसके उच्चारण, जो वर्ण नाम के उच्चारण स्थान है, उसके हम जिक्र कर सके आपके साथ में। तो सबसे पहले देखिए, आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए, एकदम समय सबसे अनमोल रत्न है, आप सब लोग तैयारी करते रहिए, एग्जाम में बेस्ट नंबर आएगी, ये हमारी आशीर्वाद है और आपका मेहनत साथ हो। तो चलिए ये देखिए, पहले हम ये पहले पढ़ लेंगे। जैसे देखिए होता क्या है सर, जितने भी वर्ण हैं उसके उच्चारण स्थान, क्या वर्ण है उसके उच्चारण स्थान में हमें याद रखना होगा कंठ को। किसको याद रखना होगा, कंठ, फिर किसे तालु, फिर किसे मुर्दा, फिर किसे दंत, फिर किसे ओष्ठ, ये चीजों को हमें याद रखना होगा। जैसे देखिए यहां 5 चीज पहले आपको याद रखना होगा। कंठ किसे कहते हैं, जैसे देखिए यहां इमेज बनाने का प्रयास किया गया है एक व्यक्ति का,
और ये दांत है, मुंह उसका खुला हुआ है, ये दांत है और ये उसकी मुंह क्या हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे पहले ये रहा उसका गर्दन, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले कंठ, तो ये तो हमारे पास भी है, एकदम सेम टू सेम करते जाइए, आपके पास भी। ये जो वर्ण उच्चारण कंठ के जोड़ पर हो उसे कंठ वाले भाग हम कहेंगे। चलिए फिर आते हैं दंत। दंत मीन्स हो गया क्या, दांत हो गया, तो दो चीज कंप्लीट, कंठ दंत, दांत हो गया। ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स होठ हो गया। उसके बाद ये दो चीज समझ में नहीं आती है, तालु और मूर्धा। क्या, तालु और मूर्धा? तो इसमें देखिए समझिए, इसमें वो शब्द दिखाया जाएगा। इसमें देखिए तालु, तालु को पहले ढूंढिए भाई, कहां है तालु जी? आइए, बहुत परेशानी रहता है आपके और बच्चों के बीच में। तो जैसे देखिए, इसको देख लीजिए, ये जो ऊपर वाले भाग है ना सर, ये इसमें ये वाला जो भाग है ना, इसी को हम सब तालु कहें। ये वाला भाग जो अंदर से ऊपर है तालु कहें। उसके बाद तालु के बाद एक और बचा क्या, तालु के बाद एक और बचे हैं, मच्छर परेशान कर रहे हैं काफी, इसी वजह से डिजिटल बोर्ड में क्लिक अपने आप हो जा रही है, तो उसके लिए परेशान नहीं होइए। अगर संघर्ष है जारी तो क्या, मच्छर से क्या डरना सर। चलिए एक बचा क्या, अब देखिए, जैसे देखिए अगर आप मुंह आ करके खोलिएगा ना, तो ऊपर एक लटका हुआ जो रहता है उसी को बोला जाता है मूर्धा। उसी को क्या बोला जाता है, मूर्धा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और तालु, तो ये जो ऊपर वाला भाग है यहां, इसको कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये पांचों हमने कंप्लीट कर लिया कि हमारे मुख में कौन से भाग कहां पर है, ठीक है। अब इसको साइड कीजिए पहले। अब हमें जो एग्जाम में पूछेगी, सर ये तो बता दिए कि कहां पर कौन कौन से चीज स्थित है, बट अब वो नहीं बताइए, अब ये बताइए एग्जाम में क्या पूछेगा हमसे, और एग्जाम में क्या आने वाली प्रश्न है, वो उस प्रश्न पे गौर कीजिए आप सब लोग। चलिए देखिए, आइए इधर आइए, इसको समझिए, इसको समझिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या कैसे पूछा जाता है। पहले इसको सब्जेक्टिव के रूप में आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। आइए, कहां है सर, परेशान के लिए है मच्छर सर। चलिए जैसे देखिए कंठ, देखिए क्या, देखिए आप कंठ देख लीजिए, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाएंगे। तो सबसे पहले आइए यहां देख लीजिए, स्वर है और ये व्यंजन है। पहले तो इसको दो भागों में हम सब स्वर्ण और व्यंजन अगले क्लास में अलग से कर लेंगे। पहले यहां देख लीजिए कंठ, कंठ का उच्चारण जितने भी क ख ग घ अड़, जो देखिए बोलिए क ख घ, सब जो बोल रहे हैं वो कहां से बोल रहे हैं, कंठ से बोल रहे हैं। इसीलिए क ख ग का जो पांचों वर्ण होगा वो कंठ से उसका उच्चारण स्थान होंगे, और साथ में अ और आ बोलेंगे अ, तो कंठ से देखिए आवाजें निकल रही, आ तो कंठ से निकल रही है, ठीक है। इसलिए अ आ क ख ग घ, और इधर है क्या, ह और अह जो है वो कंठ से बोला जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद तालु से देख लीजिए, बोलिए ई च छ ज झ, यहाँ तालु मतलब समझ रहे, जीभ, जीभ बाहर कर लीजिए, च बोल के देखिए तो च नहीं बोलाएगा। इसी प्रकार च छ ज झ, तो तालु जीभ से हो रहा है, इसका किससे हो रहा, जीभ से हो रहा, और ई भी जीभ से होता है, य स, ये सब जो वर्ण है इसको हम जीभ बाहर करके नहीं बोल सकते, और इसीलिए इसको हम सब जो कहेंगे इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आइए मूर्धा, पढ़िए तो री ट ठ ड ढ न, जब ट ठ ड बोलिएगा तो जीभ है जो आ ऊपर और नीचे दोनों सटेगा। इसी प्रकार जैसे ट ठ ड ढ न र स, ये है जो जीभ ऊपर नीचे क्या होता है, सटता है, ठीक है, उसी को मूर्धा कह दिए। दंत, बोलिए तो त थ द ध न, तो एक बार दांत आपस में सटेगी, इसीलिए इसको हम सब इसका उच्चारण स्थान दंत रखे हैं। ल और स ये भी
अब आते हैं ओष्ठ, जैसे प फ ब भ, तो प फ बोलते समय होठ है जो एक दूसरे में क्या होती है, सटती है, इसीलिए इसको हम सब ओष्ठ से उच्चारण स्थान इसका बोलेंगे। अब आते हैं नासिक, नासिक में क्या हो जाएगा, य न म, ये सब जो है वो नासिक में उच्चारण स्थान है। साथ में कंठ और तालु मिला करके बोलते हैं ए, और कंठ और ओष्ठ मिला के बोलते हैं ओ औ, ये है जो, इसीलिए इसे कंठोष्ठ बोला जाता है। फिर दंतोष्ठ, जैसे व, तो दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ के मिलने से जब बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान व जो है वो उसे दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। जैसे देखिए इसमें पहले याद कहां से रखना, क ख ग शुरू हुआ आंसर, तो यहां से चलिए, कहां से, कंठ से। इस इमेज को देखिए ना, एकदम पता चल जाएगा, इस इमेज को देखिए, आइए बुझा जाएगा, बस 2 मिनट और समय दे दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें आइए, देखिए जैसे पहले कखा का जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो आप कंठ से पढ़िए, इसके लिए इसको कंठ है, क्या बोलेंगे, जितने भी क वर्ग के हैं या अ आ, वो हमेशा कहां से बोली जाएगी, कंठ से। तो कखा ग यहां शुरू हो गया, कखा ग, उसके बाद देखिए कंठोष्ठ खत्म हो गए, फिर आइए तालु वाला, आइए ठीक है, तो ये कंठोष्ठ हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। ओ औ, जो ओ और औ है वो ओष्ठ और कंठ दोनों से बोले जाएंगे, ओ औ है जो कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाएंगे, इसीलिए इसे कंठोष्ठ बोलते हैं। किसको, ओ औ, तो यहां से और ओष्ठ दोनों जगह से निकलती है, इसीलिए इसे कंठोष्ठ बोले। फिर ओष्ठ से बोलिए, ओष्ठ से तब प वर्ग, प फ ब भ, जैसे कंठ के बाद डायरेक्ट यहां चले आइए, प फ ब भ, इसीलिए इसको ओष्ठ वर्ग बोलेंगे। ऊ को भी ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। फिर ये रहा दांत, ये भाग किसका रहा, दांत का रहा, नहीं दांत और ओष्ठ, इसीलिए इसको दंतोष्ठ बोले, क्या, दंतोष्ठ, दांत और ओठ मिला करके व दंतोष्ठ बोलते हैं, क्या, दंतोष्ठ। उसके बाद आ जाते हैं ट वर्ग में, तो ट वर्ग में जो क्या है, मूर्धा है, देखिए यहां देख लीजिए, ये भाग जीभ के नीचे वाले भाग, ठीक है। फिर ये दंत भाग हो गया, तवर्ग, तवर्ग हो गया जो दांत वाले वर्ग हो गया। और नासिक जो नाक से बोलते हैं उसी को हम सब नासिक कहें। उसके बाद तालु से, जैसे च छ ज जितने भी आएंगे वो तालु से बोला जाएगा, और इसीलिए इसको हम सब तालु, या उसको बोलेंगे क्या, तालु स्थान होगा उस वर्ण के उच्चारण करने का। चलिए ये कंप्लीट। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, देख लीजिए कि कैसे पूछते हैं। चलिए आइए, तो देखिए वर्ण का उच्चारण स्थान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। जैसे देखिए दीर्घई ई वर्ण है, जो कि कौन से वर्ण है, तो यह दीर्घ स्वर है। उसके बाद द का उच्चारण स्थान कहां से होती है, तो द दंत से होती है। व्यंजन के अंत में जो हलंत लगने पर उसका मान होगा आधा हो जाता है। उसके बाद देखिए हिंदी में वर्ण की कुल संख्या कितनी है, 44 है। उसके बाद देख लीजिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पूछा क्या जा रहा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि वर्ण, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण 33 है, कितना है, 33 है टोटल व्यंजन वर्ण। फिर प्रश्न देखिए क्या है, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है जो स्वर्ण वर्ण है। फिर प्रश्न क्या पूछा जा रहा, ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो ग कंठ होते हैं। उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालव्य है जो च वर्ग का उच्चारण स्थान है। फिर देख लीजिए क्या पूछा है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है जो ट वर्ग के उच्चारण स्थान है। फिर देखिए यहाँ त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है जो त वर्ग का उच्चारण स्थान है। फिर यहाँ देख लीजिए इनमें कौन दीर्घ स्वर है, तो ई, दीर्घई ई है जो दीर्घ स्वर है। फिर यहाँ देख लीजिए अड़ का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक है जो अड़ का उच्चारण स्थान है। फिर यहाँ देख लीजिए व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान है। एकदम फास्टली करते चलिए। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है जो
भ का उच्चारण स्थान है। देखिए यहाँ देखिए छ का ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो इसका है जो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। फिर जो स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, जो स वर्ण का उच्चारण स्थान है। फिर यहाँ देख लीजिए ब का उच्चारण स्थान क्या है, तो ब का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। स, तीनों स और ह को क्या कहते हैं, तो इसे हम सब उष्ण व्यंजन कहते हैं। कौन से? उष्ण व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए छ, त्र, ज्ञ, स्र को क्या कहते हैं, तो इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। फिर यहाँ देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है। फिर 22 नंबर आइए, दीर्घऊ उ, हर्षऊ उ, दीर्घऊ उ और प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। फिर 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्या है, न, म, न का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिक है। उसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर प्रश्नों की ओर कि ह का एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठय है। फिर 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, य और स का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है। उसके बाद 26 नंबर ल और स का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। उसके बाद आ जाइए 27 नंबर प्रश्नों की ओर, और 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्यंजन के प्रकार के बाद क्या प्रश्न है, 28 नंबर क्या प्रश्न दिया है, जो देख लीजिए छ का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। उसके बाद ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत है। इस प्रकार हमें वर्ण के उच्चारण स्थान ऑब्जेक्टिव फास्टली कंप्लीट किए। और तो अगर कहीं पे छोटी छोटी गलतियां जो होती है, इसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग गलती हो सकती है, जल्दीबाजी में बोलने में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो गलत निकल जाते हैं, तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा आप सब लोग, क्योंकि अभी फील्ड वर्क एकदम ताबड़तोड़ करके रखना है आपके और हमारे तालमेल के बीच। ऐसे कोई हमसे अगर गलती हो जाए तो उसको क्या कीजिएगा, माफ कीजिएगा। धन्यवाद।